नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और ये है अर्थात। साथ में है अंशुमान जी और हम लोग अर्थात पर बहुत सारी चीज़ों पे बात करते रहे हैं और आगे बातचीत करने के पहले अंशुमान जी से उनका हाल-चाल जानेंगे। कैसे हैं अंशुमान जी? धन्यवाद सिद्धांत। अर्थात में आप सबका स्वागत है। ये सप्ताह कई सारी खबरों के साथ से भरपूर था और जो सप्ताह की खबरें होती हैं ना सिद्धांत, हम उनमें खर्चा पानी में चर्चा करते हैं हुँ, और जो कुछ बड़े विषय होते हैं जो हम हुँ, आमतौर पर हमारी नज़र से छूट जाते हैं, चूक जाते हैं, हुँ। हैं? और कुछ अनजानी सी चीज़ें जो हमें नहीं पता रहती, हम उनको चर्चा में अर्थात में लेकर आते हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और आज तो बहुत ही गौरतलब और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अर्थात जी, हम लोग आयोजित कर रहे हैं जिस पे कानून और उसके अनुप्रयोगों, उसके पालन पर सारी बातचीत हम करेंगे। जी, उसके पहले पिछला अर्थात एक रिकैप छोटा-सा 10 सेकंड में आप लोगों के लिए। पिछले अर्थात में राज्यों के परफॉर्मेंस पे जो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे या उनसे केंद्र से उनके संबंध कैसे होंगे, ये राज्यों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इस बारे में हमने पिछले अर्थात में बातचीत की थी। आप चाहें तो अर्थात की प्लेलिस्ट में जाएँ और उसे जाकर देख सकते हैं पिछला एपिसोड। आगे बढ़ें, हम अर्थात पे आएँ तो थोड़ा-सा समय लेंगे इंडिया टुडे हिंदी का अंक डिस्कस करने के लिए, जो ज़ाहिर है इस बार देश के सबसे बड़े क्रिमिनल और पॉलिटिकल एपिसोड पर है, जो महाराष्ट्र से निकल रहा है। अंशुमान जी। हाँ, इस बार का अंक बॉम्बे की जो पूरी मिस्ट्री है जो बा और वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। उसके इतने आयाम हैं बम्बई की इस मिस्ट्री के, जिसमें पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक बड़े उद्योगपति का नाम है, जिसमें राजनेताओं का नाम है। तो ये गृह मंत्री अंक तक का नाम लिया जा रहा है और इसमें। गृह मंत्री तक का नाम है। ये अंक उसे भीतर गहराई से जाकर उसके जो बिखरे हुए तार हैं और जो बड़ा नेटवर्क है और बॉम्बे की पुलिस के को लेकर जो तमाम सवाल उठते रहे रहे हैं, जिस नेक्सस की उसे खोलने की और समझने की कोशिश करता है। तो ये विशेष एक्सक्लूसिव स्टोरी है इंडिया टुडे की, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, जो शायद सामान्य रूप से आपको टीवी पर नहीं मिलती। हुँ, और आगे अब बढ़ते हैं हम लोग अर्थात पे आते हैं। इस बार के अर्थात का शीर्षक है कानूनों की अराजकता और अ, अंग्रेजी में एनार्की ऑफ द लॉ इसको इसको कह सकते हैं। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुमान जी? नहीं, नहीं। मैं मुस्कुरा रहा था आपकी बात सुन के कि एनार्की ऑफ द लॉ जो है वो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ज़ाहिर-सी है, बात। हाँ, पैराडॉक्स है क्योंकि लॉ और एनार्की, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस विषय पर हम आप चर्चा करने जा रहे हैं आज, वो वस्तुतः एनार्की ऑफ द लॉ है। हाँ, वो जो पैराडॉक्स है वो भारत के कानूनों में दिखता है। हाँ। तो एनार्की ऑफ द लॉ यानी कानूनों की अराजकता पर हम बात करेंगे और पूरी बातचीत को हम 2-3 हिस्सों में बाँटने की कोशिश करेंगे ताकि हम चीज़ों को और ब्रेक डाउन कर सकें। पहला कि हम किस एनार्की की बात कर रहे हैं अंशुमान जी। फिर दूसरा कि इतनी खराब स्थितियाँ हैं और इतनी खराब स्थितियाँ अभी से नहीं हैं। ये उस समय से आती हैं जब एपिडेमिक एक्ट प्रकाश में आता है, तब से आती हैं। एक हिस्सा है कि हमारे देश की रैंकिंग इस दुनिया में कहाँ जाकर टिकती है, हम कहाँ जाकर टिकते हैं। तमाम रैंकिंग जब अभी बात होती है कि सरकार अपनी खुद की रैंकिंग लाना चाहती है इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स के ज़रिए। इंडिपेंडेंट को कोट एंड कोट में भी कुछ लोग कहते हैं। तो अ, यहाँ पर भी ये बात करेंगे और आखिर में बड़ी तस्वीर क्या है? तो सबसे पहले अंशुमान जी, आप कानूनों की अराजकता की बात कर रहे हैं, एक खास किस्म की एनार्की की बात कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेटिक अनार्की है, नौकरशाहों की अराजकता है। जी। नौकरशाह मतलब इस देश के वो लोग हैं, जो इस देश के जो कानून है, जो संविधान है, उसको पालन करवाने की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। जी। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि ये कानूनों को पालन करना और कानूनों को सहन करना, 2 जी। अलग-अलग चीज़ें हो गई हैं। जी। अ, महत्वपूर्ण हमने इस विषय को क्यों चुना? क्योंकि इसमें 3-4 अलग-अलग आयाम हैं जो हमारे बीच में आते हैं और जिनको संदर्भ के लिए हम समझ लें ताकि हम उससे जुड़ सकें जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, और फिर कुछ बड़े सवाल जो हमारे दिमाग में हमेशा कौंधते रहते हैं भारत के कानूनों को लेकर, चाहे वो बिज़नेस लॉ हो या सिविल लॉ हो या बाकी कानून हो उनको लेकर। पहली चीज़ तो ये कि हमसे बराबर पिछले सालों में कई बार कहा गया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी हुई, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ा, भारत में निवेश उससे
से आना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बदले कितना निवेश आया, ये एक अलग पैराडॉक्स है पर उस रैंकिंग का सच क्या है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब 2014 के बाद भारत में नई सरकार ने कई सारे पुराने पुराने कानूनों को खत्म करने की कोशिश की, करीब 1500-2000 कानून खत्म किए गए, बंद किए गए, जी, मानते हुए कि उन कानूनों से उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, पर वो कानून नौकरशाहों के अधिकार के हाथों में ऐसे अधिकार दे देते हैं जो लोगों के लिए समस्या बनते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ है। और तीसरा महत्वपूर्ण संदर्भ ये है कि जब पैंडेमिक एक्ट आया, जब भारत में लॉकडाउन लगा, और उस लॉकडाउन लगाने का अधिकार सरकार ने जिस तरह से लिया, उससे हमारे सामने एक बहुत पावरफुल, बड़ी ताकतवर सरकार उभर कर सामने आई, जिसने बहुत सारी पावर अपने हाथ में ले ली। इन तीन संदर्भों को साथ रख के चलेंगे और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग में सवाल क्या है। अक्सर हमारे देश में ये सवाल हमारे दिमाग में आता है जब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हम किसी ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सरकार में है और जो हमारा कुछ बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। भले ही वो सड़क पर खड़ा हुआ है, पुलिस का सिपाही क्यों ना हो, उसके पास एक अधिकार होता है। तब हमें लगता है कि भारत में क्या कानूनों का राज है या अराजकता है, या कानूनों हुँ, की अराजकता है, नियमों की अराजकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या सरकारी नीतियां और नियम पूरी तरह अदूरदर्शिता के कारण नौकरशाहों के मनमाने फैसलों का अभयारण्य बन चुके हैं। हम एक ऐसे जंगल में हैं जहां कानूनों के भीतर ही नौकरशाह इतने फैसले करते हैं, मनमाने फैसले करते हैं कि लोगों का उत्पीड़न होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब जब कोई अनिश्चितता आती है, अनसर्टेनिटी आती है सिस्टम में, जैसे कोरोना जैसा लॉकडाउन आया, कोई डिसरप्शन आया, जीएसटी जैसा डिसरप्शन आया, नोटबंदी जैसा डिसरप्शन आया, तो कानून हमारी मदद नहीं करते बल्कि हमारे उत्पीड़न का जरिया बन जाते हैं। जब चीजें वैसे नहीं होती जैसे कि कानून या नीतियों में सोची गई हैं, तो ये कानून हमारी, यानी जो हम जनता है या जो लोग हैं, जो उनकी मदद करने के बजाय उनके उत्पीड़न का जरिया बन जाते हैं। अगर अभी तक आप या हम ये सवाल सरकार से नहीं पूछते थे या पूछने से डरते थे, तो अब हमें ये सवाल सरकार से पूछने भी चाहिए और इन्हें समझना भी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ हम इस अर्थात में या आप इस शो में नहीं कह रहे हैं, सरकार खुद इस बात से सहमत हो रही है कि भारत में कानूनों का राज नहीं बल्कि नियमों की अराजकता है, और भारत के कानून नौकरशाही के मनमानेपन का एक तरह से केंद्र बन चुके हैं। इस साल की आर्थिक समीक्षा आई, हुँ, बजट के शोर में पीछे दब गई। हुँ, बहुत सारे लोगों ने उस आर्थिक समीक्षा को पूरी तरह नहीं पढ़ा, और कई बार ऐसा होता है कि सरकार के भीतर बैठे हुए कुछ लोग कुछ सही चीजें बोल जाते हैं या हुँ, कह जाते हैं, हालांकि उनको कहना नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो कह जाते हैं, और वो हमें आर्थिक समीक्षा में मिला। आर्थिक समीक्षा का एक पूरा अध्याय हमें बताता है हुँ, और हमें इस बात के लिए महत्वपूर्ण ढंग से इंगित करता है कि भारत में कानूनों का पालन कोई समस्या नहीं है। हम कानून ओके, मानने वाला देश है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हुँ, भारत में कानूनों का पालन कोई समस्या नहीं है। देश है तो लोग कानून मानते ही हैं, थोड़ा बहुत तोड़ते होंगे। भारत की समस्या तो ओवर रेगुलेशन है। ओवर रेगुलेशन है। ओवर रेगुलेशन है। भारत की समस्या कानून पालन नहीं है, बल्कि कानून बनाने वाले और कानून पालन कराने वाले हमें ओवर रेगुलेट करते हैं, हमें एक सीमा से अधिक कानूनों में थोपते या कानूनों में जकड़ते हैं। आप ध्यान रहे कि यह समीक्षा उस समय आई है जब सरकारों ने बहुत सारे आपातकालीन अधिकार कोविड के दौरान अपने हाथ में समेट लिए हैं, जिसमें कि मास्क लगाने से लेकर जुर्माना से लेकर दुकान खोलने तक जुर्माने को, बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। अब हम यहां से वो चीज शुरू करते हैं जिसकी चर्चा हमने पिछले सालों में बार बार सुनी था। हुँ, वो चीज जिसकी जिक्र भी हमने खर्चा पानी में किया हाँ, था जब आपने वो प्रश्न उठाया था कि राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बेहतर हुई है, तो हमने संकेत दिया था कि हम इस पे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सहजता की जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भारत की तरक्की पे बहुत खुश होते हैं हुँ। या बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, तो आपको इस तरक्की को थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लेने की जरूरत है। अंशुमान जी, मैं सॉरी यहाँ पर आपको टोक रहा हूँ, लेकिन आपने भी कहा कि जो एपिडेमिक एक्ट है, जो मतलब कई दशक पुराना है, वो कब प्लेग काल का है। हाँ, वो प्लेग काल का है, वो प्लेग काल का है, 1897 का एपिडेमिक हाँ, एक्ट। 19वीं सदी जब खत्म हो रही थी तब का है वो। हाँ। तो अभी हम 21वीं सदी के का लगभग सवा वाले हिस्से में आ चुके हैं, मतलब हम उसका 25% पूरा कर चुके हैं। और लेकिन क्या ये एक ज़रूरी कदम है? सरकारों ने कदम मतलब लोगों के जीवन के लिए उठाया एपिडेमिक एक्ट जैसे कानूनों को लेकर कि मास्क लगाना, लॉकडाउन लगाना, जुर्माना करना।
ठीक है, वहाँ पर कई सारे जगहों पे पुलिसिया ज़्यादती की भी शिकायतें देखने को मिली। हम लोगों ने कई जगह खुद कैमरे पे डॉक्यूमेंट किया था अपनी कोरोना कवरेज के दौरान। लोग राशन की लाइनों में खड़े थे तो पीटे गए थे। ये क्या मतलब ये लॉज़ की दिक्कत है या लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ की दिक्कत है? हाँ, इसी पर हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये समीक्षा का ये जो अध्याय है और हुँ, जो जिन चीज़ों को ये समझने की कोशिश करता है वो हमारे लिए इस समय समझना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकारों के पास आपातकालीन अधिकार होते हैं और आपातकालीन अधिकार के लिए बहुत सारे प्रावधान अलग-अलग होते हैं। पर हमने इसको इसलिए संदर्भ में लिया कि अनिश्चितता जब आती है, कोई क्राइसिस आती है, जब संकट आती है, तो हम एक बार पलट के 1 मिनट सोचें कि क्या सरकार के कानून हमारी मदद करते हैं या हमको हमारा उत्पीड़न करते हैं? हुँ, और ये चीज़ समझना पूरी दुनिया में नए सिरे से चर्चा शुरू हुई और भारत में भी इस बात पर नए सिरे से चर्चा इस आर्थिक समीक्षा के ज़रिए शुरू हुई है कि जितने कानून हमारे आस-पास बने हैं, उनसे हमारी सुविधाएँ कितनी बढ़ती हैं, हमारी सहूलियतें कितनी बढ़ती हैं और हमारा उत्पीड़न कितना बढ़ता है। और यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हमारी चुनौती कानून ना होना नहीं है। हुँ, हमारी चुनौती कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन करने वाली मशीनरी की जो सोच समझ है वो होना है और इसे हम इसलिए समझ सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बिजनेस के जरिए समझें तो आसानी से समझ में आएगा। प्लेग के कानून का हमने रेफरेंस इसलिए दिया था क्योंकि इस कानून ने लोगों को पहली बार भारत में एक पूरी पीढ़ी को पहली बार भारत में यह दिखाया कि आपातकालीन ताकत कैसी होती है सरकारों हुँ, की, कि आप हुँ, कहीं अदालत नहीं जा सकते, कोई शिकायत नहीं कर सकते, कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उस कानून के तहत सरकार के पास अधिकार में थी। तो ये पुराना कानून है, पर मैं इस पुराने कानून को केवल संदर्भ के लिए लेकर आ रहा हूं ताकि लोग इसे महसूस कर सकें कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो फेस किया। हम उन नए कानूनों की बात करेंगे आमतौर पर जो हुँ, बिल्कुल नए कानून हैं अभी के, उनसे जुड़ी हुई जो चुनौतियां उनको समझने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की तरक्की पर काफी चर्चा हुई। हुँ, ये कहा गया कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अपनी बेहतर बेहतर की। लेकिन अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरेलल एक दूसरा सूचकांक देखें जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, तो आपको वास्तविक तस्वीर भारत में कानूनों की दिखाई देगी। इसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट बनाता है, जिसे वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहते हैं। हुँ, यानी विश्व कानून के शासन का सूचकांक बोलते हैं इसको, वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहते हैं। है ये दरअसल सरकारी कानूनों के नियमों के प्रभाव की पैमाइश करता है। हुँ, वो इस बात की पैमाइश करता है कि किसी देश में जो नियम कानून बने हैं वो कैसे लागू होते हैं। हुँ, उन्हें लोग बगैर, इसमें जो प्रमुख पैमाना है वो ये कि बगैर दबाव के नियमों का पालन कितना होता है, हुँ, प्रशासनिक देरी कितनी होती है और लंबी प्रक्रियाओं के और कानूनों की प्रक्रियाएं कितनी लंबी हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी। एक, जी, बगैर प्रभाव के, बगैर दबाव के कानूनों का पालन होना। दूसरा, प्रशासनिक तौर पर कानूनों से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं कितनी लंबी और उनमें कितनी देरी होती। इस आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग की जाती है। हुँ, अब आप ध्यान देखिए कि ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प बात बताती है जो शायद हम हमारे कई सारी समझ को हमारे बारे में जो हम एक किस्म की आत्मग्लानि के शिकार होते हैं ना कि हम कानून पालन करने वाला देश नहीं नहीं है। और हैं। यहाँ पे मैं एक सवाल भी आपके लिए रख दे रहा हूँ, जिस पर आप मेरे ख्याल से अगर आप इसी कंटिन्यूटी में आप जवाब देते जाएँगे कि अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हम जहाँ पे हैं और उसको उस पूरी रैंकिंग को हमें थोड़ा-सा ज़्यादा सतर्कता से, थोड़ा ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो दुनिया भर के निवेशकों के लिए हम कहाँ खड़े हैं? और क्या हमारे नियम इतने दुरुस्त नहीं हैं? और हम भविष्य के प्रति ज़्यादा इतना आश्वस्त क्यों हैं? हाँ, ये चीज़ समझना इसमें ज़रूरी है क्योंकि मैं इससे पहले दोनों का कंपैरिज़न आपको बता दूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के की तुलना से हम समझ सकते हैं कि वो जो सूचकांक है वो जो आधी चीज़ दिखाता है, मैं जहाँ पे आ रहा था मैं वापस लौटता हूँ हुँ, कि जो दूसरा सूचकांक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इंडेक्स जिसको इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत विस्तार से कोट हुँ, किया है और ये बताया है कि कानून के अनुपालन में भारत में परिस्थिति क्या है। और आपको उसमें जानकर आश्चर्य होगा कि हमको भारत में हमेशा लोग ये स्वीकार कराया जाता है बहुत सारी सारी चीजों की तरह कि नहीं साहब हम कानून मानने वालों का देश नहीं है, हम कानून का अनुपालन नहीं करते, हमारे लोग आमतौर पर कानून तोड़ते हैं। पर ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया के 128 बड़े देश जिनकी रैंकिंग इसमें की जाती है, वर्ल्ड रूल ऑफ इंडेक्स बताता है कि कानूनों के अनुपालन के मामले में भारत की रैंकिंग काफी अच्छी है। 45वें नंबर पर, 2020 की रिपोर्ट है, 45वें नंबर पे। ठीक है। यानी जो दुष्प्रचार है कि भारत में कानूनों का पालन नहीं किया जाता, उसके उसके मुताबिक भारत कानूनों का पालन करने वाला देश है, ये रैंकिंग बताती है। यहां भारत की रैंकिंग किस मामले में खराब है समझना बहुत जरूरी है। भारत की रैंकिंग सबसे ज्यादा खराब है नौकरशाही की बेजा दखल के मामले में।
नौकरशाही की जो बेजा दखल है कानूनों के अनुपालन में, उस मामले में भारत की रैंकिंग बेहद घटिया है। और इसलिए ये इंडेक्स बताता है कि भारत में कानून और नियमों के असर और उससे होने वाले फायदे बहुत सीमित हैं, काफी सीमित फायदे हैं। अब समझना जरूरी है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग के की रोशनी में देखें और पूरे सारे पैमानों को देखने की कोशिश करें, तो हमें दिखाई देगा कि नया कारोबार शुरू करने और पंजीकरण और जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कोई धंधा शुरू एकदम। करने के लिए। हाँ, आपको सबसे पहले अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर उसके लिए जमीन लेना पड़ेगा। जमीन इन लेनी पड़ेगी। दोनों के मामले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत की रैंकिंग बहुत ज्यादा खराब है। तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी हम देखते हैं ना, तो हम टॉप रैंकिंग देखते हैं, उसके भीतर जो 4-5 हाँ, चीजें मतलब आप उसको ब्रेक डाउन करिए तो हम स्थिति समझ में जब आती आप है। भीतर तो अब आप समझने की कोशिश करिए। वर्ल्ड रूल ऑफ इंडेक्स कहता है कि भारत में नौकरशाही के बेजा दखल के कारण भारत में कानूनों की बहुत बुरी हालत है और उनका प्रभाव नहीं होता। अब इसे आप उन दो सबसे महत्वपूर्ण पैमानों की रोशनी में देखिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। वहां भारत की रैंकिंग 136 और 154 है 2020 में। तो जो हमसे कहा जाता है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बढ़ी है, वो अर्ध सत्य है, नरोवा कुंजरोवा वाला सत्य है। वास्तविक सत्य यह है कि धंधा शुरू करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने में इतना समय लगता है, आपको जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने में इतना समय लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं रहती नहीं है। तो प्रचार अलग है वास्तविकता कानून की अलग है। अब आप समझिए जो सवाल आपने पूछा था कि भारत को निवेशक इतना क्यों बिसूरते हैं, भारत के बारे में दुनिया में ये क्यों कहा जाता है कि भारत में कारोबार शुरू करना, लगाना, चलाना, टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना कितना मुश्किल है। अभी हम ताजी परिस्थिति देख रहे हैं टैक्स और जीएसटी की स्थिति में चारों तरफ शिकायतें हो रही कि नौकरशाही का बेजा दखल दबाव बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि भारत में निजीकरण की पूरी प्रक्रिया फंस रही है क्योंकि नौकरशाही उसको मदद नहीं कर रही है। सरकारी मंत्रालय उस पर उसे रोकने की या उसे पूरी तरह से प्रभावी रूप से बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने इसे नापने के लिए कि क्या भारत में वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और भारत में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कोई दूसरी बात कहता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रचार दूसरी तरह से है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक अध्ययन लिया। अच्छा। और उसका हवाला दिया उन्होंने इस सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में। यह अध्ययन बताता है और बहुत ही दिलचस्प बात है, कारोबार शुरू करना तो बहुत दूर की बात है, भारत में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी सिद्धांत कंपनी को बंद करने में 1570 दिन लगते हैं। 1570 दिन में आप कंपनी बंद कर सकते हैं, यानी 5 साल लगभग, करीब आप 5 साल बाद, 4 साढ़े 4 साल बाद आप इस बात के प्रति मुतमईन हो सकते हैं कि आपके पास कोई सरकारी नोटिस नहीं आएगा। क्या आपने बिजली का बिल नहीं पे किया, आपने टैक्स पे नहीं किया, आपने कंपनी लॉ बोर्ड में ये अच्छा, मतलब इतने सारे लेयर्ड हैं कि सब कुछ को शांत करने में आपको इतना समय लग जाता है। 1570 दिन, मतलब आपने कारोबार शुरू किया वो तो अलग बात है, शुरू करना कितना मुश्किल है, और भारत में, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे, पुराना सर्वे ये भी कह चुका है कि भारत में एग्जिट होना बिजनेस से उतना ही मुश्किल है जितना एंटर होना एग्जिट करना। अब एक छोटा सा उदाहरण है संक्षेप में समझने की जरूरत है। उसकी वजह क्या है यह समझना होगा कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि कानून, नियम और कानूनों का होना महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी, जो ये सर्वे बताता है और जो हमें दिखता है आपस में, नियम और कानूनों का होना और उन्हें पालन करने की प्रक्रियाएं निर्धारित करना एक बिल्कुल अलग बात है। कानून ये है कि साहब आप समय पर टैक्स जमा करिए, आप रिटर्न फाइल करिए, आप जीएसटी समय से पे चुकाइए, लेकिन उन कानूनों का प्रभावी होना, उनका इन्फ्लुएंशियल होना, उनसे बदलाव आना एक बिल्कुल दूसरी बात है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। आपके पास अच्छे कानून हो सकते हैं, उनकी प्रोसेसेस बहुत अच्छी हो सकती, और वो कानून प्रभावी हो कि नहीं हो, ये दोनों अलग चीज है। और यही बात इस मामले में भारत की रैंकिंग बहुत खराब है। उसकी वजह कहां से आती है, जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि भारत में ज्यादातर कानून सिद्धांत ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे गढ़े जाते हैं जैसे बनाने वालों ने सारा भविष्य देख रखा है। वो त्रिकालदर्शी मुनि है जो तुलसी ने लिखा है ना कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथ, आप हाथ पर रखे हुए बेल की तरह या आंवले की तरह पूरे भविष्य को देख रहे हैं। हमारे यहाँ कानून बनाने वाले वैसे कानून बनाते हैं, वो उनको लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, वो सब देख रहे हैं भविष्य का। मैं वही भविष्य वाले सवाल पे आ रहा था। क्यों इतनी ज्यादा क्यों अपने ही आकलन पे इतना ज्यादा इसरार क्यों है?
हाँ, क्योंकि यही एरोगेंस है ब्यूरोक्रेसी का या पॉलिटिक्स का, कानून बनाने वाली व्यवस्था का जो एरोगेंस है या जो उसका दम्भ है, वो ये मानते हैं भविष्य नितांत रूप से अनिश्चित है। भविष्य को ये नहीं पता है कि कब कोरोना का वायरस आ जाएगा, भविष्य को ये भी पता नहीं कि दूसरा म्यूटेंट कब तक आएगा, भविष्य को ये भी पता नहीं कि कल कौन सा बैंक सरवाइव करेगा, उसे पता नहीं, लेकिन वो कानून इस तरह बनाते हैं जैसे कि उन्होंने पूरा भविष्य देख रखा है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी कानूनों में नहीं होती है और जिसका सबसे ताजा उदाहरण हम दो कानूनों के तौर पर देते हैं, क्योंकि हमारे नीति निर्माता ये मानते हैं कि समझते ही नहीं कि भविष्य निश्चित है। जीएसटी को देख लीजिए, 2016 से में लागू होने के बाद से वो जीएसटी है ही नहीं जो जीएसटी बन के आया था। 400, 450, 500 अमेंडमेंट हो चुके हैं, कितना रोल बैक किया जा चुका, कितना, और ये हमारे भारत की टकसाल का, कानूनी टकसाल का ये सबसे नया और ताजा कानून है, और कितना लचर, कितना घटिया और कितना अप्रायोगिक कानून है कि सरकार खुद अपना सर पीट रही है इसके ऊपर आपके सामने है। कितने रोल बैक, कितने चेंजेस हो चुके। अब उसमें क्या तर्क दिया जाएगा कि साहब, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आपने जिस उलझन के साथ इस बात का जवाब दिया है, कितना गैर प्रायोगिक, कितना घटिया, मतलब मुझे उस बात पे हंसी आ गई कि आपने उसको कितना ज्यादा महीन तरीके से देखा होगा, उसके हर एक पहलू को इतने ध्यान से देखने के बाद आपने कहा होगा, घटिया शब्द का इस्तेमाल किया होगा। उसकी वजह देखिए, आप 4 साल कानून को लागू हुए नहीं हुए, वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह कहते हैं जीएसटी वापस ले जाइए ड्राइंग बोर्ड पे और दोबारा बनाइए जाके इसको मतलब अभी वो जीएसटी अभी पूरी तरह से अपनी व्यवस्था में लागू भी नहीं हो पाया और सरकार के भीतर इसे चेंज करने की, इसे बदलने की, इसे वापस ले जाने की बात शुरू हो गई। आते ही जब आया था उसके बाद काउंसिल में झगड़ा अलग से चलता रहता है। जब आया था और गुजरात चुनाव के बीच में जीएसटी में इतने अमेंडमेंट हो गए थे। आपको वो ऐतिहासिक किस्सा जीएसटी का याद है, लिकर वाला, जिसमें कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब आप सोचिए, आप टैक्स का कानून बना रहे हैं और भारत में जीएसटी काउंसिल ने इतनी तेजी से टैक्स दरें बदली, जितनी तेजी से तो बजट में टैक्स दरें नहीं बदली जाती। मुझे जीएसटी पे हमेशा वो मीम याद आता है जिसमें एक चौराहे पे मतलब सारी दिशाओं में ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, लगभग सब जल बुझ रही है, और उसमें यह कहा जाता है कि इस चीज को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। हाँ, तो अब ये एक चीज थी। दूसरा आप देखिए, दूसरा कानून जो हमारे सामने था, आईबीसी, दिवालियापन का कानून। जी। साल भर के भीतर सरकार को उसमें अध्यादेश लाना पड़ा, साल भर के भीतर। कानून तो फ्यूचर ओरिएंटेशन के साथ आते हैं, साल भर के भीतर उसमें परिवर्तन करना पड़ा और बदलाव करना पड़ा। देखिए, एक चीज समझना सिद्धांत जरूरी है जो इकोनॉमिक सर्वे बहुत फैक्ट्स के साथ कहता है और जो हमें समझना चाहिए, और भारत के राजनेता और नौकरशाहों को और बाकी जो लोग कानूनों से तो हमारा सबका वास्ता पड़ता, हम कानून वाली दुनिया में रहते हैं, कि कानून का या नियम कभी भी संपूर्ण या स्थायी नहीं होते, कभी भी संपूर्ण या स्थायी नहीं होते। वक्त अपनी तरह से बदलता है और अनिश्चितता के बीच होता क्या है भारत में कि जब अनिश्चितता के बीच नियम छोटे या अधूरे पड़ जाते हैं तो अफसरों की पौबारा हो जाती है। अफसर जो हैं वो फिर क्या करते हैं, उनका जो विवेकाधिकार है वही नियम बन जाता है। वो क्या करते हैं, वो कानून पालन करते हुए इसे तोड़ने के तरीके बताते हैं। कानून मानते हुए आप कानून को कैसे तोड़ें, इसका क्या तरीका हो सकता है, वो इसे बताते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, भारत में बुखार की सस्ती और जेनेरिक दवा जो कि जेनेरिक कैटेगरी में है, उसमें आप कुछ प्लस मिला दीजिए और उसको प्रीमियम प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। एकदम। भारत में ऐप बेस्ड ओला और उबर लंबे समय तक कमर्शियल टैक्सी के लाइसेंस पर चलती रही, जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं। ऐसे आप बहुत सारे क्षेत्र देख सकते हैं जहां पर कानून हैं, पर कानूनों को लागू कराने वाले लोग अपने तरह से, जो लोग हैं वो लोगों को ये सुविधा देते हैं कि कानून के दायरे में रहकर कानून कैसे तोड़ा जा सके। आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण संदेश है बाकी लोगों के लिए, वो कहती है कि भारत के नीति निर्माता, जिनमें सांसद, विधायक और अफसर हैं, निरीक्षण यानी सुपरविजन और रेगुलेशन का फर्क नहीं समझते। ये बहुत गंभीर बात है, समझना जरूरी है। सुपरविजन एक दूसरी चीज है और रेगुलेशन एक बिल्कुल दूसरी चीज है। रेगुलेशन करना और कानून को लागू कराना, इन दोनों में जो फर्क है वो नहीं समझते, और इसलिए ये सारी प्रक्रिया जो बेहतर कानून होने के बाद भी कानून प्रभावी नहीं होते, उनमें भयानक भ्रष्टाचार पनपता है। वो इसलिए होता है क्योंकि नियम तो ठोस हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं। नियम ये ठोस है कि आपको अपना रिटर्न समय से फाइल करना है और उसमें ये डेटा भरना है।
पर सुपरविजन अदृश्य है, हम्म, वो एब्स्ट्रैक्ट है। वो कानून तो आपको पता है, अपारदर्शी भी है बहुत। वो अपारदर्शी भी अदृश्य भी है। तो होता क्या है कि जब कानून लचर और अदूरदर्शी होते हैं, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान देख लीजिए, हम्म, आप उन्हें यह बता दीजिए कि आप अस्पताल जा रहे हो किसी को लेकर लेकर या पुलिस वाले को 50 रुपए दे दीजिए तो वो 200 रुपए में का मास्क का चालान आपका पीछे रोक हाँ, लेगा। इस तरह की इस तरह खबरें और आई इस हैं। तरह की बहुत सारी चीजों में होता है। आप किसी भी जगह जाइए, वो अधिकारी या वो बैठा हुआ व्यक्ति आपको बताएगा कि इस कानून से बाईपास करने का तरीका क्या है। आपको, आप कानून के दायरे में भी रहकर उससे बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो जब कानून अदूरदर्शी होते हैं, लचर होते हैं, तो जो नौकरशाही है वो हम्म, अपने सुपरविजन को अलिखित नियमों में बदल देती है, नए हम्म। तरीके के नियम बना देती है उसके दायरे में ही। और तमाम। और हाँ, बताएं सर, बताएं। और मैं उसे बात बोलना चाह रहा था, बात उसके हाँ, बाद और बोलूंगा। उसी उसी दौरान उसी वजह से आपको कानूनों के भीतर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार दिखता हम्म, है। भ्रष्टाचार कानून बनाने में नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार कानून को लागू कराने वाले और कानून के पालन का सुपरविजन करने में, उसका पर्यवेक्षण करने में होता है कि आप कैसे इस कानून के भीतर भी रह सकते हैं और इसके दायरे से बाहर इससे भी बच निकल भी सकते, सकते हैं। बच भी सकते हैं। ये जो तरीका है, और ये समस्या जब कानूनों का ढांचा कमजोर होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, दूरदर्शी नहीं होता है, कानून बनाने वाली संस्थाएं दूरगामी चीजें नहीं सोच पाती, तब स्थिति आती है। आप कुछ पूछ रहे थे, फिर हाँ, हम मैं ये पूछना चाह रहा था अंशुमान जी कि सुपरविजन बनाम रेगुलेशन की जो बात आपने कही है, उस समय मुझे लगता है कि यूएस के ट्रेड लॉज और यूएस के पूरे जस्टिस सिस्टम को ही हमको एक मिसाल की तरह देखना चाहिए। उन्होंने रेगुलेशन भी तय किया है, सुपरविजन भी तय किया है, और प्लस उस सिस्टम को काफी हद तक पारदर्शी और अकाउंटेबल भी बनाया है, जहां पर हाँ आप ट्रेड लॉज को चैलेंज करके किसी भी कंपनी को कोर्ट में घसीट सकते हैं, पब्लिक हियरिंग के लिए बात रख सकते हैं अपने साथ उस हाँ कंपनी को। हाँ ये मुझे लगता है यहाँ पे यूएस का एग्जांपल आपको, अगर आप इलेबोरेट कर सकें इस पे। हाँ, तो जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों ने जब कानून बनाना शुरू किया, तो उन्होंने कानून और उसके साथ उसके भारत में भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें लॉ अलग है, एथिक्स अलग है और रूल्स अलग जी। हैं। कानून के 3 हिस्से होते हैं। एक एक रेगुलेशन होता है, एक संहिता एथिक्स होती है जो बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनाई जाती है, एक रूल्स होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स रूल्स हैं, जीएसटी एक्ट है, जीएसटी रूल्स हैं। तो है क्या कि भारत में एक्ट और रूल के बीच में जो गहरा मिसमैच है। रूल्स क्योंकि चेंज होते रहते हैं और रूल्स आपको पता भी नहीं, जीएसटी में क्या कंफ्यूजन है, जीएसटी में इतने रूल्स चेंज हुए हैं लगातार कि लोग कंफ्यूज्ड हैं। जब विदेश में, अमेरिका में खासतौर पर वही जिन कानूनों को बनाते हैं उन्होंने इस चीज में ध्यान रखा है कि रेगुलेशन और सुपरविजन के बीच में गैप नहीं रहे, और जो ब्यूरोक्रेसी और जो मशीनरी उसको इंप्लीमेंट करा रही है वो उतने ही पारदर्शी ढंग से, उसकी प्रक्रियाओं को बताए भी जितनी पारदर्शी ढंग से कानून बनाया गया। मैं आपको बहुत छोटा सा अपना निजी आसपास का उदाहरण बताता हूं। आप अभी आधार को ले लीजिए। हम्म, आपको आधार में अगर अपना फोन नंबर अपडेट कराना हो या एड्रेस अपडेट कराना हो, तो हम अब कानून नियम क्या कहता है? हम्म, नियम यह कहता है कि आप आधार का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उस पर जाके अपने लिए एक सेंटर जनरेट करिए। हम्म, आप चुनिए जहां पे आपको आसपास कुछ सेंटर दिखाई देंगे, उन सेंटर में जो सेंटर आपके नियरेस्ट खाली हो उस सेंटर पर जाकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और अपॉइंटमेंट लेके जाके वहां जो डॉक्यूमेंट आप लेकर जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर अपडेट हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये इतनी ही डिजिटल ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद हर जो बैंक के जो बाकी लोग हैं उनको एक कोटा दिया गया है दिन भर में कि आप दिन जी। भर में इतने लोगों का ही अपडेशन कर सकते हैं। महीनों की लंबी लाइन होने के बाद यही डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अब बैंक का अधिकारी ये तय करता है, सब ये 10 इन लोगों को हम पहले कर देंगे, इन 20 लोगों को हम बाद में करेंगे। वहां जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो रेगुलेशन के हिसाब से जब भी कभी कभी रेगुलेशन, अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट होता है तब अगर हमें जल्दी अपडेट कराना है अपना आधार समय से पहले, मान लीजिए हम हमारी कोई चीज रुकी हुई है, हमें हमें अपने कोई कागज पेपर प्रिपेयर कराने, और हमें आधार सेंटर पर 2-2 महीने की डेट नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे? हम हम्म, एक वाया मीडिया निकालेंगे, और वहां उसको लागू करने वाला व्यक्ति अपने तरह से चीजें सुपरविजन कर देगा। वो ये कहेगा कि साहब 10 लोगों का कोटा हमने पीछे कर दिया, आप पहले हम्म, आ जाइए। अब यहां जो चुनौती सबसे बड़ी होती है वो हमारे लिए होती है कि प्रक्रियाएं हमारे सामने उपलब्ध होती हैं, पर उनका लागू करने का जो ढांचा है, जो सुपरविजन विजन है जो है, उसमें समस्या होती। अब
दूसरा एक और पहलू यहाँ समझना जरूरी है कि भारत में कानूनों के नियमन और पालन में कानूनों के होने और कानूनों के प्रभावी होने में एक बड़ी चुनौती और है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कुछ चीजों की पेरिनियल शॉर्टेज है। मैं आधार से आपको उदाहरण बताता हूँ। आधार बना, बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में बनवाया, बड़े पैमाने पर लोगों को अपडेशन कराने पड़ते हैं, लोग मकान किराए पर लेते हैं, अपने एड्रेस बदलवाते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमारे पास कैपेसिटी शॉर्टेज है। जब हम इस व्यवस्था को लाए थे तब सरकारों ने यह नहीं सोचा था कि कोई आदमी जिंदगी भर, बहुत सारे लोगों के पास मकान नहीं है, लोग किराए के मकान पर रहते हैं, लोगों के फोन खो सकते हैं। हमें कैसे ऐसी सीमलेस व्यवस्था बनानी चाहिए कि आदमी एक क्लिक के ऊपर अपना फोन और बाकी चीजें अपडेट कर ले। अब वो ये नहीं सोचा गया। यहां पर यह हुआ कि आप जिस व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल रखना चाहते थे वो 100% ह्यूमन इंटरफेस्ड हो गई। यानी आप डिजिटली उसमें लॉगिन, वही पूरी प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन, वही सारी कागज प्रक्रिया, पत्तर, जेरॉक्स, कॉपी अटेस्ट करवाओ, यही सब दुनिया भर तो अब ये चीज ये हमें दिखाई देता है। इससे एक छोटा सा उदाहरण जो लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। हमें एक चीज इसमें समझ में आती है सिद्धांत, जो ये सर्वे की रिपोर्ट संकेत में कर चली जाती है, पर हम अपने अनुभव से देखते हैं, जो समझ पाते हैं कि जीएसटी हो या खेती के ताजे कानून हो जिन पर विवाद हो रहा है, सरकार आमतौर पर, सरकार भारत में अब ये स्थिति बन चुकी है कि सरकारें उन लोगों से संवाद ही नहीं करती जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं। ये आपने कृषि उनसे, कानून के समय भी कहा उस था। समय हमने कहा वो उनसे, जिसे जीएसटी बनाते समय सरकार ने उन ट्रेडर से, अलग अलग साइज का ट्रेडर है 10 लाख का, 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की कंपनियां हैं, सबके लिए एक जैसा कानून होता है। उनसे संवाद ही नहीं करती सरकारें जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं। फिर उन्हें बनाने में जब संवाद नहीं होता और सब बनाने वाले लोग जमीन से कटे हुए होते हैं, वो वास्तविकताओं से नहीं समझते, तो उन पर शोध नहीं होता, विधायिकाओं में उन पर उस तरीके की सार्थक या बहस नहीं होती। अब तो जो संसदीय समितियों की व्यवस्था, उसको भी बाईपास कर दिया जाता है। वो इसीलिए बनाई गई थी कि वहां जो एक्सपर्ट है उनको बुलाया जाए उस सब्जेक्ट के, और समितियां बुलाकर उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनका ओपिनियन लें, उनसे बात की जाए। तो होता क्या है कि ये जो तदर्थवाद से या कभी कभी एरोगेंस से निकलने वाले कानून हैं वो वक्त का बहाव इतना तेज होता है कि उसके सामने लड़खड़ा जाते हैं, ढह जाते हैं, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदलता है, तकनीक बहुत तेजी से बदलती है। अब आप, इतनी सारी तकनीक बदल गई। हमने कितनी बार इस पर चर्चा की कि भारत में जब डिजिटाइजेशन हो गया सिद्धांत, उसके बाद आरबीआई को समझ में आया कि भारत में डिजिटल बैंकिंग की पॉलिसी भी होनी चाहिए। भारत के बड़े संख्या में, सिद्धांत आश्चर्य की बात है, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर कानूनों की गैप देखिए। भारत के 50 से 60% ट्रांजैक्शन प्राइवेट वॉलेट पर शिफ्ट हो चुके हैं जी। और भारत में किसी बैंक के पास एक वॉलेट नहीं है, सरकारी बैंक के पास सारे के सारे वॉलेट। अब बैंकों की बड़ी चुनौती है कि वो इन वॉलेट से कैसे हैंडल करें। लोगों ने कार्ड स्वाइप करने के बजाय वॉलेट के जरिए पेमेंट करना शुरू कर दिया है, और वॉलेट प्राइवेट है। भारत के बैंक के सोच ही नहीं पाते कि वो भारत में चलने वाले 2-3-4 बड़े वॉलेट के टक्कर का मोबाइल वॉलेट बना सकें। तो ये जो गैप है, जो क्रिटिकल गैप है, अब हमने मोबाइल वॉलेट के लिए भारत में कोई कानून नहीं बनाया। पेटीएम, गूगल पे, मोबीक्विक कैसे काम करेंगे? ये आए और अपने व्यवस्था से स्थापित हो गए, इतने बड़े हो गए कि इन्हें देखकर आपको कानून बनाना पड़ेगा, इनके लिए कानून नहीं बनाना पड़ेगा। हमने यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शंस को बाद में को देखा। अब आज बैंक से समझ नहीं पा रहे हैं कि इस नई प्रक्रिया से कैसे तालमेल किया जाए। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब कानून समय के प्रभाव के सामने बिखर जाते हैं, तो अफसरों के पास, जो लागू करने वाली नौकरशाही, उसके पास जबरदस्त डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है, उसके पास मनमानी ताकत आ जाती है। वो अपने तरह से कानूनों की व्याख्या करती है, आपको बताती है, क्योंकि आप उसकी व्याख्या नहीं करते, आपको बताती है, और उसे बचने के, उससे बाहर निकलने के तरीके आपको बताती है। और इससे जो तदर्थवाद पैदा होता है वो इस स्थिति में लाता है कि कानून होते हैं हमारे पास, हम नियम कानून मानते हैं, पर उनसे हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होती। हम कानून मानने वाला देश होते हैं, लेकिन हमारी उससे जिंदगी बेहतर नहीं होती। आर्थिक समीक्षा ने कारोबारी सहजता के मामले में भी बात कही है, लेकिन आने वाले समय में जब भी अब कारोबारी सहजता का सूचकांक आए, तो आप जरूर उसके भीतर जाकर देखें कि उसके अलग अलग पैमानों पर भारत की रैंकिंग क्या है। टॉप रैंकिंग पर मत जाएं, क्योंकि एवरेज से निकलती है। लेकिन ब्रेक डाउन करके थोड़े छोटे एलिमेंट्स को देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात सिद्धांत, जो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, कि हम खुद को इस बात के लिए कोसना, बिसूरना बंद कर दें कि हम कानून मानने वाला समाज नहीं है। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग बताती है कि भारत कानून पालन करने वाला समाज है। हम दुनिया के बाकी देशों की तुलना में, जैसे बाकी देश हैं, उनकी रैंकिंग में हम उनके जैसे ही ईमानदारी से कानून पालन करने वाला समाज है।
समस्या हम में नहीं है, समस्या हमारे अंदर नहीं, कानून पालन करने वालों में नहीं, खोट कानून बनाने वालों में है, कानून लागू करने वालों में है। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम कानून नहीं मानते, हमारी समस्या है कि हम कानूनों की अराजकता के शिकार हो चुके हैं। हम ओवर रेगुलेशन का शिकार हो गए और वो चीज वो बदलना जरूरी है। हो सकता है समीक्षा की रोशनी में समीक्षा रहे, कबाड़ में चली जाए, इस पर कोई इस पर बात करे या ना करे, लेकिन अगर सरकार इस समीक्षा की रोशनी में इसे सुन रही है तो भारत में पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि कानून कैसे कैसे भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। ये आज का महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हमें लगा कि हम लोग अर्थात में विचार करें इस पे। अरे ज़रूर, ये ज़रूरी विषय था और इस तमाम चीज़ों को समझने के लिए और उसके पीछे की कहानी को देखने के लिए बहुत ज़रूरी बातचीत थी जो हुई है। अंशुमान जी, पिछले एपिसोड पे हमारे 2-3 सवाल हैं, हम उनको भी लेने की कोशिश करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। अ विशाल एक सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये मतलब एक बड़ा सवाल है कि सुविधा के नाम पर रेलवे प्राइवेट प्लेयर्स ला रही है ट्रेन चलाने के लिए। पर यही तो किया गया था ना कि भोजन, चाय, पानी के लिए, टिकटिंग के लिए आईआरसीटीसी को जब लाया गया था। उनका ये कहना है कि सब महँगा भी हुआ और क्वालिटी का क्या हाल है सबको भी पता। तो क्या नए चेंजेस के बाद भी यही नहीं होगा? वो ये पूछ रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर हमें समझना होगा कि आईआरसीटीसी प्राइवेट नहीं थी, आईआरसीटीसी तो गवर्नमेंट का हाँ, कॉर्पोरेशन है। अंडरटेकिंग उसको हाँ। हाँ, उसे रेलवे की टिकटिंग और कैटरिंग जो कि बड़ी सर्विस है उसे अलग करके कॉर्पोरेशन के तौर पे बदला गया था और उसे बाजार में अब तो लिस्ट कराया गया। आईआरसीटीसी ने बहुत सारी चीजों के लिए प्राइवेट टेंडर जारी किए थे, जैसे हुँ, कैटरिंग के प्राइवेट टेंडर किए थे, क्लीनिंग के इसके प्राइवेट टेंडर किए थे, रेलवे स्टेशन की मैनेजमेंट के और सफाई के, हाउसकीपिंग के प्राइवेट टेंडर दिए थे। तो अगर आप ये देखें तो रेलवे में सर्विसेज के स्तर पर रीजनल लेवल पर, जोनल लेवल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। जैसे हुँ, कैटरिंग अब रेलवे नहीं करती, रेलवे की कैंटीन्स नहीं है, इवन रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे की कैंटीन्स बहुत कम बची हैं, प्राइवेट कैंटीन्स आ गई हैं। तो ये तो हुआ है, हुँ, लेकिन यहाँ ये सर्विसेज के लेवल पर प्राइवेटाइजेशन था। हुँ, यहाँ जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि अब आप रेलवे अपने मुख्य कारोबार में, यानी ट्रेनें चलाने का कारोबार, हुँ, सरकार ने अभी तक ट्रेनें चलाने का कारोबार किसी को नहीं दिया। हुँ, ट्रेन की टिकटिंग, ट्रेन की वसूली, के टैरिफ तय करने का काम सरकार खुद करती है, रेलवे खुद करती है। कोशिश यह है कि कई सारे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को ट्रेनों के ऑपरेशन की इजाजत दी जाए। इसका फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं है, सक्सेसफुल कितना होगा हमें पता नहीं है, किराए कितने बढ़ेंगे हमें पता नहीं है, पर यह तरीका लगभग वैसा होने वाला है कि एक कंपनी आएगी, सिद्धांत जी, वो बिड करेगी, वो एक रेवेन्यू कमिट करेगी, हुँ, उस रूट के ऊपर पर पैसेंजर इतना रेवेन्यू सरकार को कमिट करेगी और फिर वो ट्रेन चलाएगी, अपनी सुविधाएं देगी, टिकटिंग करेगी। भारत में प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनों का एक्सपेरिमेंट अभी नहीं हुआ है। ये अभी आगे होगा तो हमें समझ में आएगा। लेकिन रेलवे को जो मूल बात है वो समझना जरूरी कि रेलवे की वित्तीय स्थिति बेहद जटिल और बेहद बहुत समस्या में है। और कोविड के लॉकडाउन ने और खासतौर से फ्रेट के बिजनेस ने रेलवे को बंद होने से, रुकने जी, से रेलवे हाँ, को बहुत ज्यादा लॉसेस दिए हैं। अब अभी पता नहीं कि रेलवे कितनी ट्रेनों को आगे ले जा को प्राइवेटाइज कर पाएगी और वो प्राइवेटाइजेशन सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कोई पैनेशिया नहीं रहा है। हमेशा कई सेक्टर में इसमें बहुत सक्सेसफुल हुआ है, कई सेक्टर में इसका लाभ नहीं मिला है। तो हमें देखना होगा कि रेलवे में इसका कितना लाभ होगा। जैसे एविएशन में इसका बहुत सारा लाभ हुआ, एविएशन में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, रोड ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया किया हुँ, ऑलमोस्ट हम रोड ट्रांसपोर्ट में 80% प्राइवेट सेक्टर, और धीमे धीमे हाँ वहां भी वही कानूनों की अराजकता वाली स्थिति है। हुँ, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कानूनों में इतनी अराजकता है, इतना ओवर रेगुलेशन है एक राज्य का कानून कुछ कहता, दूसरे राज्य का कानून कुछ कहता, अंतरराज्यीय बसों के चलने पे झगड़े, स्थायी स्थायी का केवल केवल ये लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस और कानूनों की गैप ही तो है ना, हुँ, कि एक राज्य दूसरे राज्य की बस नहीं आने देता। हुँ। सीमा के इस तरफ एक दूसरे राज्य का बस अड्डा, सीमा के दूसरी तरफ दूसरे राज्य का बस स्टैंड बना हुआ है। तो ये अभी देखना होगा कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की क्या स्थिति बनती है। हुँ। एक सवाल है, इनका नाम बड़ा रोचक है, इनका नाम है क्यूरियस सोल। As usual, this session was quite informative. Thank you. As the graph of government job vacancies has been falling like anything, while the unemployment rate is increasing, what do you think would be condition of government sector jobs in coming years? How will center and state change their hiring policies? How should a college student plan if he wants to grab a reputed post in government sector via competitive exams? इनका मतलब साफ है कि
साहब जॉब्स की रेट गिर रही हैं, वैकेंसीज गिर रही हैं। अभी यूपी में ही भर्तियां कैंसिल हुई हैं कई सारी, और कई सारे आगामी एग्जाम भी कैंसिल हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है। हालांकि कई सेक्टर से ये खबर आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट शायद फिर से रीइंस्टेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात सरकारी कंपनियों की कर रही है कि राज्य और केंद्र अपनी हायरिंग पॉलिसी को क्या चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? Siddhant, this needs to be discussed in a completely detailed, हाँ, separate एपिसोड। discussion on it, हाँ, on government jobs basically, because हाँ, government jobs के data का major issue है. Government does not puts a lot of data. There's a lot हाँ, of hirings. People has been selected but not has been given jobs. बहुत सारी जगह लोग select किए गए पर उनको नौकरियां नहीं मिली, वो वेट कर रहे हैं. हम इस पर अलग से कभी किसी समय बात करेंगे. पर हाँ, मैं यहाँ ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगली बार शायद हम फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कोविड को पूरा 1 साल बीत चुका है, लॉकडाउन तक हम आ गए हैं, तो अब हमें देखना जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है और अभी जो आंकड़े आए हैं वो हमें क्या संकेत करते हैं, उसमें बात करेंगे। पर सरकारी रोजगारों का मामला बहुत जटिल है। एक तो सरकार के रोजगारों का प्रतिशत फॉर्मल सेक्टर में बहुत छोटा है। सरकार सबसे छोटी एम्प्लॉयर है भारत में सबसे छोटी मिनिस्क्यूल एम्प्लॉयर है, और उसमें भी जो क्वालिटी जॉब्स हैं या जो ठीक ठाक जॉब्स हैं उनमें सरकार की हिस्सेदारी बहुत कम है। पर हम इस सवाल पर विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं उनके चैलेंज क्या हैं उसमें। अ, तो क्यूरियस सोल जी, आपके सवाल का जवाब शायद हम एक आधे एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। लंबा सवाल है और लंबे इसके उस सवाल से भी लंबा जवाब इसका हो सकता है। तीसरा सवाल अंशुमान जी समर्थ का है। पूछ रहे हैं कि क्या अब पीपीएफ में पैसे डालने का भी फायदा है या नहीं, क्योंकि उसके भी इंटरेस्ट कम ही हो रहे हैं अब तो। देखिए, पीपीएफ तो अभी भी, जैसा मैंने कहा कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स अभी भी मार्केट से थोड़ा बेटर इंटरेस्ट रेट पे कर रही हैं। अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं तो आपको नुकसान होगा महंगाई की तुलना में। हालांकि महंगाई की दर पीपीएफ के रेट से भी ज्यादा है व्यावहारिक रूप से। अगर आप बाजार में महसूस होने वाली महंगाई को देखें तो वो शायद 9% 8% के आसपास है, और उसकी तुलना में पीपीएफ में भी रिटर्न कम है। लेकिन अगर आप बैंक डिपॉजिट से तुलना करें ना सिद्धांत, तो अभी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स, चाहे पीपीएफ हो चाहे एनएससी हो, बट वहां पर एक ही चीज जो चुनौती आती है वो लिक्विडिटी की चुनौती है। वो लिक्विड नहीं है क्योंकि उसमें लॉक इन होता है। आप निर्धारित समय के लिए पैसा रखते हैं, आप तुरंत उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि दुर्भाग्य की बात है कि भारत में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही लिमिटेड है, और सरकार ने सोचा ही नहीं है। और पिछले सालों में हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे, लोग मांग करते रहे कि भारत की अधिकांश आबादी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट चाहती है। वो मार्केट में जाने का, स्टॉक मार्केट में जाने का रिस्क नहीं ले सकती, वो बॉन्ड मार्केट नहीं समझ सकती। उसे कम से कम इतना तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए जितना जो उसकी जिंदगी जीने की लागत से आधा परसेंट, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट तो ज्यादा हो। पर वो जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का ड्राउट है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस का ड्राउट है, जो लिक्विड भी हो, क्वालिटेटिव भी हो और अलग अलग आय वर्ग के और अलग अलग आयु वर्ग के की जरूरतों के हिसाब से हो, आयु वर्ग और आय वर्ग दोनों की जरूरतों के हिसाब से हो, तो हम इस सूखे का, इस संकट का शिकार हैं। तो फिलहाल तो बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं। आप पीपीएफ में पैसा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप महंगाई से तुलना करेंगे तो हो सकता है थोड़े समय बाद आपको वहां भी नुकसान होता दिखाई दे। और चलते चलते आखिरी हिस्सा इस पूरे शो का कि अंशुमान जी ने क्या लिखा पढ़ा, यहाँ पे हम पूछते हैं, और उसके बाद हम रुखसती के दौर में चलेंगे। हमने आपको बताया था कि पिछली बार हम किताब पढ़ रहे थे जो कि इंजीनियरिंग पर थी, और चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों पर बहुत सारी किताबें इधर आई और पढ़ी गई, पर इंजीनियरिंग किस तरह से ग्रो करेगी उस पर वो किताब है। और उसमें कई सारे दिलचस्प एनेक्डोट्स हैं कि एक एनेक्डोट है जिस पर मैं आज नहीं विस्तार से अगली बार चर्चा करूंगा। वो एनेक्डोट ये बताता है कि कैसे फ्रांस ने इंजीनियरिंग क्रांति को, वहां की सरकार ने अपनी ये बात मिड 19th सेंचुरी के आसपास, मिड 17th सेंचुरी के आसपास की है, कि फ्रांस की सरकार ने कैसे अपने यहाँ मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी आने के बाद भी उसे रोक लिया। और विलियम जेफरसन उस समय फ्रांस में अमेरिका के एम्बेसडर हुआ करते थे, और वही पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने समझ ली और अमेरिका ने उसको इम्प्लीमेंट करके दुनिया में मास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर को इस्टेब्लिश किया। तो वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, वो दिलचस्प किताब है। बहुत सारे उसमें बहुत ही दिलचस्प और बहुत अच्छे किस्से हैं। उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी बड़ी किताब है और जो किताबें थोड़ी ऐसी रसयुक्त होती हैं उनको पढ़ने का भी एक
लोभ संवरण करना होता है कि आप धीमे-धीमे पढ़ें ताकि वो एकदम ना खत्म हो जाए। तो वो किताब बहुत ही दिलचस्प किस्सों से भरपूर है इंजीनियरिंग के ऐसे अनसुने किस्से दुनिया में इंडस्ट्री के। तो मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ हुँ, और ना 2 किताबें मैंने मँगाई हैं। अच्छा। एक वो आ गई है, एक किताब तो गोएबल्स की बायोग्राफी है। हाँ, इसके बारे में बता रहे थे आप एक बार मैंने मुझे। आपको बताया था वो किताब आ गई है, वो मैं पढ़ना चाह रहा था क्योंकि दरअसल हिटलर के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पता पर गोएबल्स की ऑथेंटिक बायोग्राफी और वो कैसे ग्रो किया था उसपे तो वो आ गई है। मैंने पढ़ना शुरू नहीं की, काफ़ी बल्कि बायोग्राफी है और अ ब्रिटेन के एक बहुत फेमस हॉलोकॉस्ट और जर्मन हिस्टोरियन हैं, उनकी लिखी हुई किताब है। तो हुँ, वो दूसरी किताब है जो मैं शायद इस हफ्ते अगर मैं इसको खत्म कर पाया यात्रा के बीच में, हुँ। तो मैं उसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। और क्या देखना-वोखना हो पाया आपका? इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पे हम ज़्यादा देर समय नहीं बिता पाए, इस हफ्ते ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप नहीं यात्रा दिया। पे भी निकले हुए हाँ, थे। यात्रा थे तो इस हफ्ते नेटफ्लिक्स नहीं देख पाए लेकिन हाँ, मैंने छोटे-छोटे एपिसोड में दोबारा मिर्ज़ा गालिब देखा यूट्यूब पर। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये थी कि उसका जो ट्रिगर ये था कि गालिब की चिट्ठियों की किताब का मैंने ज़िक्र किया था, हाँ, मेरे हाँ, हाँ। यहाँ लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो वो ऑफ एंड ऑन गालिब की चिट्ठियाँ चलते-फिरते 10-15 मिनट, 20 मिनट में 3-4 चिट्ठियाँ पढ़ जाते हैं। तो हुँ, वो चिट्ठियों को पढ़ने के बाद मुझे वापस ये लगा कि मुझे मिर्ज़ा गालिब के वो पुराने वाले एपिसोड हुँ। जिसमें नसरुद्दीन शाह थे, जो गुलज़ार ने बनाया था जी, और जी। नीना गुप्ता थी, उसके हाँ। छोटे-छोटे एपिसोड यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, तो मैंने दोबारा उसे देखने की कोशिश की और मैं कभी इमेजिन कर रहा था कि क्या मिर्ज़ा गालिब कभी दोबारा भारत में बनाया जाएगा अरे बाप रे! ये सीरीज़ और कैसे बनाई जाएगी? वो उस समय की जो तकनीकी सीमाएँ थी, उन सीमाओं से आगे आगे जाके तो वो बहुत ही दिलचस्प है और जब आप गालिब की चिट्ठियाँ पढ़ें और गालिब का सफ़र जो अपने गुज़ारे के लिए और अपनी पेंशन पाने के लिए दिल्ली से कोलकाता तक होता है 5 महीने का, जिसमें हुँ, वो लखनऊ भी जाते हैं, बुंदेलखंड भी जाते हैं और फिर कोलकाता में जाते हैं। उसका और उसकी चिट्ठियाँ उस बीच की आप पढ़ें तो बहुत ही दिलचस्प उस दौर का इतिहास आपके सामने सामने खुलता है। तो वो हुँ, ये मेरा इस बार का क्योंकि वो छोटे-छोटे एपिसोड थे आधे-आधे घंटे 20-20 मिनट के जो चलते हुए देखे जा सकते थे। हुँ। तो वो मैंने देखा उसमें दोबारा लगभग पूरा मिर्ज़ा गालिब एक बार देख गए। यूट्यूब की मदद से देखा गया। हाँ, तो जो लोग पूछते हैं कि सर आप लोग यूट्यूब के बारे में यूट्यूब पर जो अवेलेबल है उसके बारे में नहीं बताते, तो मिर्ज़ा गालिब आप वहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पर पड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर तो पड़ी रहती हैं, वो आप आसानी से खोजने पर मिल जाती हैं। और यूट्यूब पर ही मैंने देखा था अंशुमान जी मतलब इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कि यूट्यूब पर भी खोजा जाए कुछ अच्छा मिले, तो एक जेंगिस खान पर एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पर। हाँ, मतलब हाँ, तो वो मैंने देखी मतलब वो उन्होंने नाट्य रूपांतरण करके बनाई है जैसा अमूमन इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ इस टाइम पीरियड की डॉक्यूमेंट्रीज़ में मिलता है। तो थोड़ा सिनेमैटिक एडॉप्टेशन है, लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा जो इंटरैक्टिव तरीका होता है बातचीत करने का, जेंगिस खान पर वो डॉक्यूमेंट्री है और पर्शियन अरकेमेनिड एम्पायर पर एक डॉक्यूमेंट्री है। तो अच्छा, यूट्यूब पर ही वो भी अच्छा। और वो भी मुझे लगता है एक अच्छा अच्छा काम है मुझे लगता है। यूट्यूब नेटफ्लिक्स पर आपने वो देखी कि नहीं? मेरे रिकमेंडेशन में आया था इसलिए मैंने देख गया ऑपरेशन वर्सिटी ब्लूज़। हाँ, मैंने दे उसको डाउनलोड करके रखा है। अब हाँ, ये हो वो सकता है अच्छा ये थोड़ा अच्छा थोड़ा थोड़ा वैकेशन होली वीकेंड है, तो हाँ, इसमें हाँ, इसमें हम कुछ चीज़ें नेटफ्लिक्स पे निकाल के रखी हैं जिन्हें देखने की कोशिश करेंगे हम। पर अगर आप चंगिज़ खान या मंगोल्स पे देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स की जो मार्को पोलो सीरीज़ है उसको ज़रूर देखिए। वो तो हाँ, सबसे वो देखिए तो मैंने देखी है। मार्को पोलो की किताब भी अवेलेबल है हुँ, अमेज़न पे उसको मँगा सकते हैं मार्को पोलो के मेमोइर्स की और बेहतर है कि जो लोग थोड़ा और दिलचस्पी के साथ गहराई से तो मार्को पोलो की किताब पढ़ के फिर उसको जब सीरीज़ को देखें ना, तो आपको मंगोल एम्पायर बहुत मिस्टीरियस एम्पायर रहा है और मंगोलों के बारे में एक किताब जापान से छपी हुँ, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कुबलाई खान करके और उसके हाँ, वहां से मंगोल्स के बारे में नई जानकारियां मिलना शुरू हुई और उस किताब से जुड़ी हुई जानकारियां प्लस मार्को पोलो की जो डायरी थी उसे मिलाकर वो सीरीज है और मतलब वैसे भी नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे महंगी और सबसे ह्यूज और पूरा का पूरा ईस्ट एशियन क्रू के साथ बनाई गई वो सीरीज है लेकिन फिर भी वो मतलब देखने लायक सीरीज इस लिहाज से है कि हमारे दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा बहुत ही पावरफुल हिस्सा है मंगोल्स
चंगेज और कुबलई ने तो हाँ, चाइना हाँ। चाइना पे पूरा शासन किया था, चीन को जीतने वाला। तो बहुत ही दिलचस्प सीरीज है। तो अगर उसको आपने ये देख लिया है ना, तो चंगेज तो आप कुबलई को भी देखिए। पक्का। हाँ। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आज देख जाइए, कल होली है, तो कल टीवी, इंटरनेट से थोड़ा-सा दूर ही रहिएगा। घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताइएगा। मैं बनारस का हूँ, तो हमारे यहाँ गुजिया बनती है, तो हम गुजिया खाएँगे। अंशुमान जी, आपके यहाँ क्या कुछ खास बनता है हाँ, उधर? गुजिया 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 तो होली होली का स्थायी मिष्ठान है। हाँ, वो सब हाँ, हाँ। जगह वो सब जगह बनता है। और इस बार होली फिर वो कोविड की छाया में हो रही है, तो जो होली का की वास्तविक मस्ती है या जो रंग है, उससे फिर बचने की सलाह सबको दी गई एकदम है। सलाह, वो ज़रूरी भी है, हाँ, दी बचिए गई है। भी, दूसरों का भी ख़्याल रखिए, मास्क-वास्क चढ़ाए रखिएगा होली के दिन भी, जी, जितना मिल सकना है दूरी से ही मिलिएगा, ये भी कोशिश कीजिएगा। आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया। धन्यवाद।